आपके शुरू करें। बिल्कुल मनु मेघवाल, कुणाल सर, यूवी शर्मा, यूवी राठौड़, थैंक यू सो मच सर। हम तो कहीं से भी पढ़े पर मुझे आपका पढ़ाया हुआ ही याद रहता है। ये बात तो है। देखो बेटा, मैं भी आपको मानता हूँ कि आप दुनिया में चाहे जहां से भी पढ़े आपको समझ में मुझसे ही आएगा। हाँ, दूसरे टीचर आपको कुछ नया बता सकते हैं लेकिन समझ में आपको मुझसे ही आएगा, ये आपको भी मानना पड़ेगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। पहला सवाल आ चुका है। किसने कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, फिर उसने विद्यार्थियों चेतना का त्याग किया और उसने व्यवहार की विधि को स्वीकार किया। कथन किसने दिया? मन ने, जेबी वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, मैकडूगल ने। बताओ क्या है आंसर यहाँ पर? क्या बताओगे बेटा? जल्दी से बताओ, ये किसने कहा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मन को त्यागा, फिर अपनी चेतना को त्यागा, फिर अपने विद्यार्थियों व्यवहार की विधि को स्वीकार किया। बताओ ये परिभाषा किसने दी? हमने कहा सर ये परिभाषा देने का श्रेय किसको जाता है? हमने कहा सर ये परिभाषा देने का श्रेय जाता है आपके अपने वुडवर्थ भाई साहब को। किसको? वुडवर्थ भाई साहब को। अब काम की बात क्या है विद्यार्थियों? काम की बात यह है कि इस परिभाषा में कहा गया है मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर अपने मन और मस्तिष्क को, मन मस्तिष्क के बाद विद्यार्थियों अपनी चेतना को, और चेतना के बाद विद्यार्थियों अपने व्यवहार को अपनाया। याद रखेंगे, आत्मा को स्वीकार नहीं किया, मन मस्तिष्क को स्वीकार नहीं किया, चेतना को स्वीकार नहीं किया, बल्कि व्यवहार को अपनाया। और ये परिभाषा देखिए, ये परिभाषा देने का श्रेय किसको जाता है? ये परिभाषा देने का श्रेय जाता है वुडवर्थ को। और याद रखना, वुडवर्थ की ये जो परिभाषा है ना, कौन सी परिभाषा? ये वाली परिभाषा, ये किसको दर्शाती है? हमने कहा सर वुडवर्थ की यह परिभाषा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। याद रखना, ये परिभाषा किसको दर्शाती है? ये किस प्रकार से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, या फिर विद्यार्थियों मनोविज्ञान का विकास हुआ, मनोविज्ञान का विकास या फिर मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो क्रम है, विकास का जो क्रम है, उसको दर्शाने वाली परिभाषा है जो देने का श्रेय जाता है वुडवर्थ को। किसको? वुडवर्थ को। याद रहेगा। अच्छा, वुडवर्थ की बात करें विद्यार्थियों तो याद रखना, वुडवर्थ ने और भी कई बातें कही है। वुडवर्थ ही है, याद रखेंगे, जिन्होंने कहा था, क्या कहा था वुडवर्थ ने? तो आप क्या याद रखोगे विद्यार्थियों? देखो, वुडवर्थ वही व्यक्ति हैं जिन्होंने साइकोलॉजी के अंतर्गत चालक शब्द जो होता है, चालक, विद्यार्थियों चालक शब्द किसने दिया था? चालक शब्द का इस्तेमाल वुडवर्थ ने ही किया था। क्या ये बात छोटी सी आपको याद रहेगी? अब अगली बात क्या याद रखेंगे? वुडवर्थ ही वो व्यक्ति है विद्यार्थियों, याद रखेंगे, जिन्होंने एक और बात कही थी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान जो है वो किस पर आधारित है? मनोविज्ञान के अंतर्गत, मनोविज्ञान कहो चाहे विद्यार्थियों विकास कहो, चाहे आप विद्यार्थियों अधिगम कहो, चाहे आप विद्यार्थियों व्यक्तित्व कहो, चाहे आप आपकी बुद्धि कहो, कुछ भी कहो, इन सब के बारे में एक ही शब्द है कि इन सब का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? हमने पढ़ रखा है, इन सब का विकास बराबर D बराबर H/E, यानी कि विद्यार्थियों वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतः क्रिया से हुआ है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया पर ये हर बार हर अध्याय में बल किसने दिया है? हमने पढ़ा, ये भी वुडवर्थ ने दिया है। तो ये सारी बातें वुडवर्थ के बारे में थी जो आपने समझ लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। हाँ, अगला सवाल, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया? फुर्थ, लेविन, कोहलर, बांडुरा या फिर गुथरी? बताओ, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? इनमें से जल्दी से बताओ, कमेंट करके किसने दिया है? बहुत बढ़िया, इजी लर्निंग वर्ल्ड, बहुत बढ़िया आंसर है आपका। हाँ जी, क्या बताओगे इसका आंसर? हाँ, हमने कहा सर देखो, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जिसको हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। कौन से विद्यार्थियों? इनसाइट लर्निंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय होम? हमने कहा सर इनसाइट लर्निंग की जो थ्योरी है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा जो सीखना है, इसमें याद रखना विद्यार्थियों 1913 से लेकर 1918 के बीच, कब से कब? 1913 से 1918 के बीच अमेरिका में जगह है जिसका नाम क्या विद्यार्थियों? कैनेरी द्वीप। इस कैनेरी द्वीप पर इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, और चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे जिसको हम चिंपैंजी भी कह सकते हैं, वन मानुष भी कह सकते हैं। और ये चिंपैंजी और वन मानुष पर प्रयोग किसने किए थे? चिंपैंजी और वन मानुष पर प्रयोग करके ये बताया था विद्यार्थियों कि देखिए, व्यक्ति के अंदर सूझ उत्पन्न होती है जिससे वो समस्या का समाधान करता है। ये बताने का श्रेय जाता है किसको? वॉल्फगैंग कोहलर को। किसको विद्यार्थियों? कोहलर को जाता है। क्या ये बात याद रहेगी? यस और नो? आंसर क्या आ चुका है? बिल्कुल आंसर है, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है। अब देखो विद्यार्थी, यहाँ पर हम बात करें तो एक छोटी सी बात और याद रखेंगे, ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है ये एक सिद्धांत पर आधारित है जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत। किसका? पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखेंगे, इसी सिद्धांत को हम
गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। और ये जो गेस्टाल्ट थ्योरी है बेटा, ये गेस्टाल्ट थ्योरी को ही हिंदी में कहा जाता है, याद रखेंगे, संपूर्णाकार भी कहते हैं। इसी को आप याद रखोगे विद्यार्थियों, समग्राकार भी कहते हैं। संपूर्णाकार या समग्राकार हिंदी में कहा जाता है गेस्टाल्ट को। और ये सिद्धांत किसने दिया था? ये हमने पढ़ा सर, ये सिद्धांत दिया था कोहलर ने। लेकिन काम की बात क्या है, अगर आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों कि बताइए गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक कौन है, तो हमने कहा सर गेस्टाल्टवादी संप्रदाय में 3 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय में 3 लोग आते हैं। और वो कौन कौन से हैं? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय में नाम लिखो कौन कौन से। हमने पढ़ा है विद्यार्थियों, एक तो है मैक्स वर्दीमर। क्या नाम है विद्यार्थियों? मैक्स वर्दीमर, वर्दाइमर भी कहते हैं इनको, मैक्स वर्दीमर है। इसके अलावा विद्यार्थियों कोहलर है, और कोहलर के एक सहयोगी हैं जिनका नाम है कोफका। तीनों को क्या माना जाता है? गेस्टाल्टवादी माना जाता है। और काम की बात क्या है कि विद्यार्थियों याद रखना, गेस्टाल्टवाद का जनक कौन है? हमने पढ़ा सर गेस्टाल्टवाद का जनक तो कौन है? हमने पढ़ा गेस्टाल्टवाद का जनक, याद रखेंगे विद्यार्थियों, मैक्स वर्दीमर है। लेकिन गेस्टाल्टवादी अधिगम सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत मतलब कौन सा सिद्धांत? हमने पढ़ा सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जिसने दिया था वो कौन है? हमने पढ़ा सर ये है आपके कोहलर। तो ये 2 बातें आप और याद रखेंगे। अगले सवाल पर आएंगे। देखो अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि जब पूर्व का अधिगम, किसका अधिगम? जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों को सीखने में किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो यह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बताओ जल्दी से, क्या कहलाता है विद्यार्थियों? क्या ये अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है? क्या ये अधिगम का शून्य स्थानांतरण है? अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण है? या समस्या समाधान अधिगम है? बताओ। पूर्व की परिस्थिति पर जब नई परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नवीन परिस्थितियों में सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये कौन सा कहलाता है? आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया आंसर आया है, शून्य अधिगम का स्थानांतरण। बिल्कुल राइट आंसर कौन सा है बेटा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण। कौन सा स्थानांतरण? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी कि जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कौन सा? जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब विद्यार्थी याद रखेंगे, देखो हमने पढ़ रखा है कि अधिगम का जो सकारात्मक स्थानांतरण होता है, कौन सा? सकारात्मक। सकारात्मक वाला तो क्या करता है? सहायता करता है। लेकिन नकारात्मक वाला क्या करता है? नकारात्मक वाला विद्यार्थियों बाधा या अवरोध उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? बाधा या अवरोध उत्पन्न करता है। और जो हमारा शून्य है वो कुछ भी उत्पन्न नहीं करता। इसके अलावा 3 और प्रकार के भी अधिगम स्थानांतरण होते हैं, जिसमें एक तो आ जाता है विद्यार्थियों क्षैतिज अधिगम का स्थानांतरण, एक आ जाता है विद्यार्थी याद रखेंगे आपका जिसका है ऊर्ध्व अधिगम का स्थानांतरण, और एक आ जाता है जिसको हम कहते हैं विद्यार्थी याद रखेंगे द्विपार्श्विक अधिगम का स्थानांतरण। बताओ कितने हो गए? हमने पढ़ा 3 प्रकार के और होते हैं। और ये द्विपार्श्विक पर तो सेकंड ग्रेड में सवाल आता ही आता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, छपेगा देख लेना, द्विपार्श्विक का इस बार भी सवाल आएगा, इसको लिख लो। अब द्विपार्श्विक का मतलब जब एक अंग का प्रभाव उसके पास वाले अंग पर पड़ता है, एक अंग उसके पास वाले अंग को प्रभावित करे, तो ये द्विपार्श्विक कहलाता है। ऊर्ध्व का मतलब क्या हुआ? जब विद्यार्थियों निम्न परिस्थिति का सीखा हुआ ज्ञान उच्च परिस्थिति में सहायक होता है, तो वो ऊर्ध्व कहलाता है। क्षैतिज का मतलब क्या हुआ? हमने पढ़ा सर दोनों ही परिस्थितियां यदि समान हो, समान परिस्थितियों में सीखा हुआ ज्ञान अगर काम में आए, सहयोग करे, तो वो आपका होता है क्षैतिज अधिगम का स्थानांतरण। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें और आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का, अंतर्दृष्टि का, प्रयत्न एवं भूल का। बताओ कौन सा है? हमने पढ़ रखा है विद्यार्थियों, देखो हमको अच्छे से पता है शास्त्रीय अनुबंधन का तो किसने दिया था? इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। फिर विद्यार्थियों याद करो, हमने भी पढ़ रखा है क्रिया प्रसूत का, चलो छोड़ देते हैं। अंतर्दृष्टि का अभी मैंने पढ़ाया था, ये किसने कहा था? ये विद्यार्थियों कोहलर ने दिया था। प्रयत्न एवं भूल का किसने दिया था विद्यार्थियों? थॉर्नडाइक ने दिया था। अब आपको कुछ कुछ याद आया होगा। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किसके ऊपर किए थे? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किए थे बिल्ली के ऊपर। किस पर विद्यार्थियों? बिल्ली के ऊपर। कोहलर ने किस पर किए थे विद्यार्थियों? कोहलर ने चिंपैंजी यानी कि सुल्तान के ऊपर किए थे, याद करो। पावलोव ने किसके ऊपर किए थे? कुत्ते के ऊपर किए थे। अब बचा कौन विद्यार्थियों? तो हमने पढ़ा स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत है। अब क्रिया प्रसूत अनुक्रिया की बात करें विद्यार्थियों, तो याद रखेंगे इसी को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। कौन सी? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। और यही कारण है कि हमारे स्किनर को क्या कहा जाता है? हमारे स्किनर को सक्रिय अनुबंधन का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सक्रिय अनुबंधन का जनक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो क्या है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है। और याद रखेंगे इसी को विद्यार्थियों हम और क्या कहते हैं? इसी को हम विद्यार्थियों RS थ्योरी भी कहते हैं, रेस्पॉन्स
रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में पहले क्या होती है, पहले अनुक्रिया होती है और बाद में जाकर हमारे सामने क्या आता है, उद्दीपक आता है। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत भी यही कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत भी यही कहलाता है। काम की बात यह है कि इसी सिद्धांत को विद्यार्थी याद रखेंगे हम, इसी सिद्धांत को हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी भी इसी सिद्धांत को कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में इन्होंने लीवर नामक साधन के द्वारा सीखना अपना सही बताया था, इसीलिए इसको साधनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। साधनात्मक अधिगम के अलावा विद्यार्थी याद रखेंगे इसी को नैमित्तिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा? नैमित्तिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये नैमित्तिक अधिगम का सिद्धांत भी किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। अब याद रखने वाली बात यह है कि हमारे जो स्किनर थे, स्किनर के गुरु का नाम क्या है? क्लार्क हल। क्लार्क हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो क्लार्क हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। किसका? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। लेकिन पुनर्बलन शब्द की व्याख्या किसने की थी? पुनर्बलन की अनुसूचियां किसने बताई? स्किनर ने। इसलिए याद रखना, पुनर्बलन का सिद्धांत भी किसको कहा जाता है? स्किनर के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। है ही है, ये नहीं कहेंगे। अगर ऑप्शन में क्लार्क हल नहीं हो तब आपको मानना है स्किनर। बोलो क्लियर? यस और नो? उम्मीद करता हूं यहां तक सब समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है कि मानव के विकास के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बताओ इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछा है। बताओ क्या हो जाएगा? सर और सब्जेक्ट की भी मैराथन होगी क्या बेटा? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि होगी या नहीं होगी, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ। मुझे जिसने जो बोला मैंने करके दिखाया है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बताओ यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, आंसर हमको गलत पूछा है, 5वें में ए गलत है, यशस्वी मुदगल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि विकास रेखीय होता है, तो याद रखेंगे डेवलपमेंट इज नेवर ए लीनियर इन नेचर। विकास हमेशा कैसा होता है? विकास हमेशा स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार, या इसी को याद रखेंगे सर्पिलाकार भी कहते हैं। इसी का मतलब क्या हो गया? इसी का मतलब विद्यार्थियों विकास को हम चक्राकार भी कहते हैं। विकास कभी एक जैसा नहीं होता है, याद रखेंगे एक स्प्रिंग नुमा आकृति में होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विकास की जो गति होती है, क्या होती है? विकास की गति जो होती है विद्यार्थियों, ये कभी तो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है, तो कभी बहुत ज्यादा मंद हो जाती है, और इसका वाइस वर्सा होता है। जब क्या बदल जाती है? विकास की अवस्थाएं बदल जाती है। तो विकास की अवस्थाओं के बदलते ही विद्यार्थियों विकास की जो गति होती है, तो जो पहले मंद थी वो तीव्र हो जाती है, और जो पहले तीव्र थी वो मंद हो जाती है। इसलिए विकास कभी एक जैसा नहीं बल्कि सर्पिलाकार, चक्राकार, वर्तुलाकार होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्या कहता है। ये जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवन वृत्तांत अध्ययन, सर्वे अध्ययन, अनुप्रस्थ काट अध्ययन, अनुदैर्ध्य अध्ययन। बताओ कौन सा अध्ययन है जिसमें एक ही विषय विद्यार्थियों, एक ही विषय का अध्ययन जो है? हाँ जी, आपकी क्लास का समय क्या है कुणाल सर? 6 बजे होती है बेटा रोज, है ना? बताओ आंसर क्या हो जाएगा? क्या बताओगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने पढ़ा सर, यहाँ पर हम कहेंगे कि देखिए ये जो अध्ययन है क्या कहलाता है? ए आंसर आ रहा है किमी शर्मा का, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया यूवी राठौड़ का भी आ रहा है, प्रीति शर्मा, बहुत बढ़िया। शेषवावस्था, बहुत बढ़िया। अनुदैर्ध्य अध्ययन कहलाता है। डी आंसर आया प्रीति का, रीचा का ए आया है, यशस्वी का आया है, गुड इवनिंग कोमल, आपको भी। वामी प्रजापत, बहुत बढ़िया ए। सीता डी, बहुत बढ़िया। राजीव सिंह यादव डी आ रहा है, ए आ रहा है। ए और डी में लड़ाई चल रही है, लेकिन राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? यहाँ पर याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अनुदैर्ध्य अध्ययन जो होता है ये एक ही समय तक किया जाता है, तो यही अध्ययन विद्यार्थियों जब एक ही विषय को अधिक समय तक पढ़ाया जाए तो ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। कौन सी? लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। अरे जीवन वृत्तांत कहाँ बता रहे हो बेटा? जीवन वृत्तांत तो केस स्टडी मेथड है, जो कि बताया किसने था? याद करो विद्यार्थियों, टाइडमैन ने बताया था। याद करो, केस स्टडी मेथड तो याद आ रहा है? ये नहीं है बेटा, है ना? तो हमने क्या पढ़ा? अनुदैर्ध्य अध्ययन। अच्छा, एक महिला थी, याद करो विद्यार्थियों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जिन्होंने सामोआ द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया था। और सामोआ द्वीप पर विद्यार्थियों अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है? हमने पढ़ा विद्यार्थियों, सामोआ द्वीप पर एक महिला थी जिसका नाम था मार्गरेट मीड। क्या नाम था विद्यार्थियों?
मार्गरेट मीड के द्वारा अध्ययन किया गया था। और इन्होंने जो मूल रूप से अध्ययन किया था वो किसका किया था? किशोरावस्था का किया था। और किशोरावस्था का कौन सा अध्ययन किया था? किशोरावस्था का अध्ययन इन्होंने अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी इन्होंने जो की थी। और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा? इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि द्वीपों पर रहने वाली जो लड़कियां थी उनकी किशोरावस्था के जो परिवर्तन थे वो बाद में आए और शहरों में रहने वाली लड़कियों के अंतर्गत परिवर्तन पहले आए। तो किशोरावस्था परिवर्तन की तो अवस्था है, लेकिन ये भी डिपेंड करती है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग स्थानों के आधार पर। इसलिए विद्यार्थियों एक ही बार में इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने एक ही विषय को लंबे समय तक अध्ययन किया, इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। बोलो क्लियर? यस और नो? अगला देखो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व का अंतर्मुखता बहिर्मुखता का रूप में वर्गीकरण किसने दिया? स्प्रेंजर, शेल्डन, युंग या ग्रेशमर? बताओ क्या हो जाएगा आंसर? सातवें का आंसर बताओ क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? क्या बताओगे? अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। अब ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि देखिए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बारे में किसने बताया था? हाँ जी। अब व्यक्तित्व को देखो हमने पढ़ा कि यहाँ पर देखो सवाल में जो लिखा है ना, इसको ध्यान से समझना। अंतर्मुखता बहिर्मुखता कंफ्यूजन होगा, मुझे 100% पता है। आंसर आया बी, आंसर आया सी, आंसर आया डी। बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या होगा? युंग इज द राइट आंसर है। अब आप दो बातें याद रखेंगे, एक नहीं बल्कि कितनी विद्यार्थियों? हमने यहाँ पर जो बात की है आप दो बातें याद रखोगे। ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, हमने ये पढ़ा है इसके अंतर्गत, तो हम ये बताएंगे कि देखो एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या है? एक व्यक्ति थे जिनका नाम विद्यार्थियों कार्ल युंग। क्या नाम है? कार्ल युंग। कार्ल युंग ने विद्यार्थियों दो प्रकार के बताए थे, जिसमें एक तो बताया था कौन सा? एक तो बताया था विद्यार्थियों याद रखेंगे अंतर्मुखी। कौन सा विद्यार्थियों? एक तो इन्होंने कौन सा बताया? हमने कहा सर एक तो बताया था इन्होंने अंतर्मुखी, और दूसरा कौन सा बताया विद्यार्थियों? बहिर्मुखी। कौन सा? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी बहिर्मुखी किसने बताया था? कार्ल युंग ने बताया था। लेकिन विद्यार्थियों आप क्या याद रखोगे कि ऐसा ही एक वर्गीकरण और है, और वो वर्गीकरण विद्यार्थियों याद रखना जो दिया था वो किसने दिया था विद्यार्थियों? क्या बताओगे सर? वो वर्गीकरण दिया था आइजेंक ने। तो अगर इस ऑप्शन में आइजेंक आ जाता तो हम आइजेंक को सही मान लेते बेटा, आइजेंक को सही मानते, क्योंकि आइजेंक ने भी 3 प्रकार बताए थे। किसके? व्यक्तित्व के 3 प्रकार। कौन कौन से बताए थे उन्होंने? याद रखेंगे आइजेंक ने 3 प्रकार बताए थे विद्यार्थियों, जिसमें पहला देखना मैं क्या लिख रहा हूं, पहला इन्होंने भी बताया था अंतर्मुखता। क्या बताया? अंतर्मुखता बहिर्मुखता। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता किसने बताया था? हमने पढ़ा सर ये आइजेंक ने बताया था। इसके अलावा इन्होंने केवल एक नहीं बताया, दूसरा भी बताया, जिसका नाम क्या है? दूसरे का नाम इन्होंने बताया था तंत्रिका स्थापिता। क्या बताया विद्यार्थियों? तंत्रिका स्थापिता। और साथ में है स्थिरता। तंत्रिका स्थापिता, स्थिरता। और अंतिम क्या है विद्यार्थियों? अंतिम इन्होंने बताया था मनस्तापिता। मनस्तापिता और विद्यार्थियों क्या बताया? मनस्तापिता, सामाजिकता। तो ये याद रखेंगे विद्यार्थियों की ये जो नाम है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेना। अगर ऑप्शन में अंतर्मुखता बहिर्मुखता के साथ आइजेंक आ जाए तो आइजेंक सही मानना है, यहाँ पर नहीं है इसलिए हमने क्या माना? यहाँ पर हम मानेंगे यूं। बोलो क्लियर? यस और नो? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि के सिद्धांत में विषय वस्तु आयाम का एक घटक नहीं है? प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक या व्यवहारिक? बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? जल्दी से बताओ विद्यार्थियों। अब हमने पढ़ रखा है कि जेपी गिलफोर्ड ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम क्या है? 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, जिसमें इन्होंने 3 घटक बताए थे। पहला बताया विद्यार्थियों याद रखो संक्रिया। क्या बताया? संक्रिया। दूसरा इन्होंने बताया था याद करो विद्यार्थियों जिसको हम कहते हैं विषय वस्तु, और तीसरा इन्होंने बताया था विद्यार्थियों याद करो जिसको हम क्या कहते हैं? तीसरा है जिसको हम कहते हैं उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। अब यहाँ पर हम काम की बात करें तो क्या कहेंगे? देखो एक एक करके समझना। ए आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया है ना। आया हुआ है पीवाईक्यू में आइजेंक का भी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, आया हुआ आइजेंक का, इसलिए समझना है ना। हाँ तो देखो संक्रिया में इन्होंने बताया था क्या क्या आता है? संक्रिया में आता है विद्यार्थियों संज्ञान। क्या आता है? संज्ञान आता है। फिर दूसरा इन्होंने बताया था स्मृति आता है, स्मृति को धारण करना। फिर इसी ने बताया था विद्यार्थी याद रखना अभिसारी चिंतन भी आता है। अभिसारी के अलावा विद्यार्थी याद रखेंगे अपसारी चिंतन भी आता है। अपसारी के अलावा विद्यार्थी याद रखेंगे मूल्यांकन भी आता है। और सबसे अंत में एक और जोड़ दिया था जिसको हम कहते हैं स्मृति अभिलेख। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? स्मृति अभिलेख भी कहते हैं, ये भी इन्होंने बताया था। बोलो क्लियर? इसके अलावा विद्यार्थियों अगर हम बात करें तो विषय वस्तु में क्या आता है? इन्होंने कहा विषय वस्तु में आता है याद रखेंगे आकृत्यात्मक। क्या आता है विद्यार्थियों? आकृत्यात्मक आता है।
दूसरा प्रतीकात्मक आता है, प्रतीकात्मक के अलावा विद्यार्थियों तीसरा हमने पढ़ा सर प्रतीकात्मक, फिर आता है एक आपके शाब्दिक, और शाब्दिक के बाद आता है विद्यार्थियों जिसको हम कहते हैं व्यवहारिक। क्या आता है? व्यवहारिक। ये चार किस में आते हैं? हमने पढ़ा सर ये चार जो हैं ये आते हैं विषय वस्तु में। उत्पाद में क्या क्या आता है? उत्पाद में आता है, याद रखेंगे विद्यार्थियों, आपका क्या आता है? हमने पढ़ा सर इकाई आती है, इकाई के अलावा विद्यार्थियों आपके याद रखेंगे वर्ग आता है, वर्ग के अलावा विद्यार्थियों पद्धति जिसको हम सिस्टम कहते हैं, है ना, ये आता है। इसके अलावा संबंध यानी रिलेशन आता है, फिर विद्यार्थियों ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण आता है, और विद्यार्थियों इम्प्लीकेशन जिसको हम अनुप्रयोग या अनुप्रयोग भी कहते हैं, ये आता है। अब विद्यार्थियों हमसे पूछा सवाल किसके ऊपर है? त्रिविमीय में विषय वस्तु आयाम में कौन सा नहीं आता है? अब लिख लो फटाफट से, क्या है? हाँ जी, ए आंसर आ चुका है, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रतीकात्मक, शाब्दिक, व्यवहारिक और आकृत्यात्मक तो आता है, जो नहीं आता वो कौन सा है? हमने पढ़ा सर ये प्रणाली वाला नहीं आता है। प्रणाली याद रखना, ये प्रणाली और पद्धति याद रखना दोनों एक ही है। सिस्टम अंग्रेजी में कहते हैं उत्पाद का भाग है। क्या बात क्लियर? यस और नो? अगला देखो सवाल क्या है विद्यार्थियों आपका, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किसने किया था? विने, स्टर्न, टर्मन या केटल? बताओ क्या है आंसर? मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? क्या बताओगे इसमें? हमने पढ़ा सर मानसिक आयु का कंसेप्ट दिया था जिस व्यक्ति ने, उनका नाम क्या है? याद रखेंगे अल्फ्रेड वीने है। अल्फ्रेड वीने को ही याद रखना विद्यार्थियों बुद्धि परीक्षणों का, कौन से परीक्षणों का? बुद्धि परीक्षणों का क्या माना जाता है? बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता भी मानते हैं, या विद्यार्थियों याद रखेंगे विद्यार्थियों इनमें याद रखना कि इनको बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता या इसी को बुद्धि परीक्षणों का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 1905 में ही बुद्धि परीक्षण करके बता दिए थे। जबकि इसी व्यक्ति को याद रखना विद्यार्थियों मानसिक आयु का कंसेप्ट देने के लिए भी जाना जाता है। मानसिक आयु का कंसेप्ट किसने दिया था? मानसिक आयु का संप्रत्यय देने का श्रेय जाता है विद्यार्थियों याद रखेंगे 1908 में। किसको विद्यार्थियों? अल्फ्रेड वीने को। और इनके बनाए हुए परीक्षण का नाम क्या है? इनके बनाए परीक्षण का नाम है विद्यार्थियों वीने साइमन बुद्धि परीक्षण। कौन सा विद्यार्थियों? वीने साइमन बुद्धि परीक्षण है। और वीने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? दो लोगों ने किया था, जिसमें एक तो कौन है विद्यार्थियों? एक का तो नाम है अल्फ्रेड वीने। कौन से वीने? अल्फ्रेड वीने। और दूसरे का नाम क्या विद्यार्थियों? दूसरे का नाम है थियोडोर साइमन। क्या नाम है? थियोडोर साइमन। और यही अल्फ्रेड वीने हैं जिन्होंने कहा था कि बुद्धि जो होती है वो चार शब्दों में निहित होती है। कितने शब्दों में निहित है? चार शब्दों में निहित बताया था, जिसमें पहला क्या था विद्यार्थियों? पहला था ज्ञान, दूसरा था विद्यार्थियों याद रखेंगे आपका, दूसरा कौन सा था? दूसरा था निर्देश, तीसरा था विद्यार्थियों याद रखेंगे जिसको हम कहते हैं आपके आविष्कार, और आविष्कार के बाद विद्यार्थियों अंतिम अगर हम बात करें तो अंतिम चौथा आ जाता है जिसको हम कहते हैं आलोचना। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? आलोचना। तो बताओ कितने हो गए? हमने पढ़ा चार हो गए। चार शब्दों में निहित किसने बताया? अल्फ्रेड वीने ने। याद रखना ये परिभाषा भी है ना। अगला देखो सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुकरण या मॉडलिंग। हमने पढ़ा विद्यार्थियों किसी भी समस्या के, देखो एक समस्या आई, क्या आई हमारे जीवन में? एक हमारे विद्यार्थियों क्या आ गई? हमने कहा सर समस्या आई, और उस समस्या के कितने समाधान प्राप्त करना? समस्या का एक समाधान प्राप्त करना। किसी भी समस्या का एक समाधान प्राप्त करना क्या कहलाता है? समस्या का समाधान करना अभिसारी चिंतन। लेकिन जब समस्या आए तो उस समस्या के एक नहीं बल्कि कितने? हमने पढ़ा विद्यार्थियों समस्या के अनेकों समाधान प्राप्त करना क्या कहलाता है? अनेकों समाधान प्राप्त करना कहलाता है अपसारी चिंतन। अनुकरण का मतलब तो क्या होता है विद्यार्थियों? नकल करके सीखना, नकल करके सीखना। और विद्यार्थियों मॉडलिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपना आदर्श, आदर्श यानी कि क्या मानते हुए? हमने पढ़ा रोल मॉडल मानते हुए सीखना क्या कहलाता है? ये कहलाता है। अब सृजनात्मकता की बात करें तो सृजनात्मकता उसको कहेंगे जहां पर व्यक्ति एक ही समस्या के एक नहीं बल्कि अनेक समाधान प्राप्त करे। और अनेक समाधान प्राप्त करे मतलब वो कौन सी थिंकिंग करे? डाइवर्जेंट थिंकिंग करे। और याद रखेंगे यही डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है विद्यार्थियों, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं। ये अपसारी चिंतन में व्यक्ति एक समस्या के अनेक समाधान करता है, इसीलिए इसको हम सृजनात्मक चिंतन भी इसी को कहते हैं। सृजनात्मक चिंतन के अलावा याद रखना इसी को हम आलोचनात्मक चिंतन भी कह सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग भी इसी को कहा जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी इसी को कहते हैं। ये सारे शब्द याद रखना इसी के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। बोलो क्लियर? यस और नो? तो याद रखेंगे एक और छोटी बात, बुद्धि में कौन सा? बुद्धि में अभिसारी चिंतन, और सृजनात्मकता में कौन सा? अपसारी चिंतन होता है। दोनों बातें क्लियर है? आगे बढ़े।
बहुत बढ़िया। अगला देखो विद्यार्थियों सवाल क्या कहता है। अगले सवाल से पहले प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं रीड लेवल 2 मेंस से, तो आपका सब्जेक्ट अगर विद्यार्थियों रीड लेवल 2 में एसएसटी है, तो आपके लिए लक्ष्य परिवार लेकर आए ये शानदार शानदार 10 मॉडल पेपर की किताब, जो मात्र 220 रुपए के नाममात्र शुल्क में आपको उपलब्ध कराई जा रही है आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीकी बुक स्टोर पर। तो जल्दी से जाएं और इस शानदार किताब को आज ही खरीदें आपके अपने घर बैठे, और अपनी तैयारी को मजबूत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। ऋचा चतुर्वेदी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, 1 प्रॉब्लम 100 सॉल्यूशंस डाइवर्स थिंकिंग, बहुत बढ़िया अभिलाषा, है ना। अगला देखो क्या कहता है। अगला सवाल देखो क्या कहता है विद्यार्थियों आपका। अगला सवाल है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वॉटसन के द्वारा, मैक्लीलैंड के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, युंग के द्वारा। हाँ जी बताओ, रीचा बताएगी इसका आंसर, तो मुझे पता है उसने पढ़ रखा है ना। हाँ बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ हमने पढ़ा बेटा, देखो, है ना। हाँ टेक्निकल टीम भी उत्तर दे रही है, दे रहे हो क्या? सर जी सेकंड ग्रेड के 10 मॉडल पेपर यूट्यूब पर क्लियर कर दो ना प्लीज। बिल्कुल बेटा, मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं वो भी कर दूंगा, है ना। आंसर क्या है? अभिलाषा, बहुत बढ़िया बेटा। हमने पढ़ा सर उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है ये अचीवमेंट मोटिवेशन कहलाता है, और अचीवमेंट मोटिवेशन जो होता है विद्यार्थियों, इसके बारे में बताने का श्रेय किसको जाता है? हमने पढ़ रखा है सर, ये बताया था, याद रखेंगे कई सारे लोगों ने, जिसमें सबसे पहला नाम आता है डेविड सी मैक्लीलैंड। क्या आता है विद्यार्थियों? डेविड सी मैक्लीलैंड आता है। डेविड सी मैक्लीलैंड के अलावा इसके सहयोगी भी थे, जिनका नाम क्या है? डेविड सी मैक्लीलैंड के अलावा एक और व्यक्ति है विद्यार्थी, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर, यस सर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम नहीं बताएंगे क्या, रीचा ही बताएगी। आप भी बताओगे बेटा, है ना, चिंता मत करो, क्योंकि डाउट जिसको होते हैं ना उसको पहले पता होता है। तो हमने कहा था डेविड सी मैक्लीलैंड ने बताया था। इसके अलावा इनके एक सहयोगी थे, जिनका नाम क्या था विद्यार्थियों? हमने पढ़ा है एटकिंसन, और साथ में विद्यार्थियों एक और व्यक्ति थे, होयोंगा एवं होयोंगा। क्या नाम था? होयोंगा एवं होयोंगा। तो जब व्यक्ति श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करना चाहता है, तो श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की प्रेरणा क्या कहलाती है? हमने कहा सर ये कहलाती है उपलब्धि अभिप्रेरणा। क्या कहलाती है? उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या यहाँ तक सारी बातें सबको अच्छे से क्लियर हैं कि नहीं है? कमेंट करके बताओ जल्दी से विद्यार्थियों, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम बात करें विद्यार्थियों, तो होयोंगा एवं होयोंगा की बात तो हमने कर ही ली है। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा उपलब्धि अभिप्रेरणा, जिसको हमने क्या पढ़ा? अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन का फॉर्मूला क्या है? हमने पढ़ा सर टीएस बराबर टीएस प्लस टीएएफ। क्या है? टीएस बराबर टीएएफ। और विद्यार्थियों देखो, एएम तो मैंने अभी आपको समझाया, एएम का मतलब क्या है? अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं है, अचीवमेंट मोटिवेशन। और अचीवमेंट मोटिवेशन किस पर डिपेंड करती है? आपकी टेंडेंसी। टी मतलब क्या होता है? टी मतलब टेंडेंसी। टेंडेंसी यानी क्या विद्यार्थियों? आपका झुकाव। टेंडेंसी जो होती है आपकी, टेंडेंसी टू सक्सीड, यानी टेंडेंसी टू सक्सेस, जिसको हम कह सकते हैं आपकी सक्सेस के प्रति क्या प्रवृत्ति है। और दूसरा टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर। क्या है? टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर, है ना, अवॉइड फेलियर। तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी? इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले मैंने आपको अपने जीवन में कभी नहीं बताए, लेकिन विद्यार्थियों ऐसे फॉर्मूले कई लोग बताते हैं। याद रखें, ऐसे फॉर्मूले पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि याद रखना, ऐसे फॉर्मूले पता नहीं कोई कहीं से ले आए तो लेकर आए, उसकी मर्जी, लेकिन ऐसे परीक्षा में आते नहीं है सवाल, है ना। तो फिर भी कई बच्चे ने, मैंने देखा कि बच्चे पढ़ रहे थे, सर ये हमारे सर ने तो नहीं पढ़ाया, लो बेटा मैं भी पढ़ा देता हूं, है ना। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, ये इतनी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इसमें काम की बात क्या है? हाँ हमने कहा देखो, किसी और की क्लास अटक रही है क्या? कमेंट करके बताओ। याद रखना, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सीधा सीधा मतलब है श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा। किसके? श्रेष्ठता के कौन से स्तर को? श्रेष्ठता के कौन से स्तर को विद्यार्थियों? श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, ये कहलाती है विद्यार्थी, याद रखेंगे कौन सी? हमने कहा सर ये कहलाती है आपके, याद रखेंगे, हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा उपलब्धि अभिप्रेरणा है। आगे बढ़े। अगला देखो क्या है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया एक प्रकार का मानसिक विकार है, पठन विकार है, व्यवहारगत विकार है, गणितीय विकार है। बताओ क्या है विद्यार्थियों, क्या बताओगे? बहुत बढ़िया।
सर मैंने भी पहली बार देखा है। हाँ मत देखो बेटा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। मैं तो यही कहूंगा, ऐसे फॉर्मूले दूसरे टीचर ने पढ़ाए थे, मैंने भी देखे, मुझे भी याद है ये तो फॉर्मूला, लेकिन क्या करें, है ना। ऐसे फॉर्मूले आते नहीं, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम आपको बहुत ज्यादा मनोविज्ञान में पारंगत, मनोविज्ञान का विद्वान बनाना नहीं, आपको परीक्षा पास कराना है। उतना पढ़ो जितना परीक्षा में आता है, ज्यादा अपने लापी नहीं करनी है ना। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सॉरी फॉर लेट, कोई बात नहीं, खुशी है ना। आंसर क्या आ रहा है, पठन विकार, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। हमने पढ़ा सर पढ़ने संबंधित जो विकार होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। जबकि हमने पढ़ रखा विद्यार्थियों गणितीय विकार का नाम क्या था, हमने पढ़ा सर डिसकैलकुलिया। कौन सा विद्यार्थियों, डिसकैलकुलिया। किसका था, डिसकैलकुलिया था विद्यार्थी, याद रखेंगे, गणितीय विकार का था। क्या यहाँ तक भी बात समझ आई, यस और नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। मानसिक विकार, याद रखना, मानसिक विकार जिसमें व्यक्ति को तनाव होने लगता है और वो तनाव की गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है, मानसिक तनाव में, उसको हम कहते हैं डिसथीमिया। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, डिसथीमिया कहते हैं। क्या ये बात भी याद रहेगी। और विद्यार्थियों व्यवहारगत विकार जो होता है, जैसे जैसे हमने पढ़ा भूख लगने पर भी भूख नहीं लगना, ये बिंगी आहार विकार जो है, ये बिंगी आहार विकार जो होते हैं ये भोजन संबंधी विकार हैं। और इसके अलावा व्यवहारगत में बहुत सारे आ सकते हैं, माफ करना, है ना। हमने कहा सर जैसे देखो, एक होता है जिसको हम कहते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म में व्यक्ति स्वलीनता को दर्शाता है और शर्मीला व्यवहार करने लगता है, अनजान लोगों के सामने में जाने में डरने लगता है, ये ऑटिज्म कहलाता है। बोलो क्लियर, आगे बढ़े। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थी, सवाल आपका अगला सवाल है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष के वातावरण से, विद्यार्थी से। सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, ओनली फॉर, वन इन फॉर, 2 3 4, 1 2 3 4, बताओ क्या है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, क्या बताओगे विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, डिसलेक्सिया शब्द की खोज, बिल्कुल RJ 15 ऑसवाल्ड बरखान, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ जी बहुत बढ़िया, आंसर बताओ क्या हो जाएगा इसका। हमने कहा सर देखो यहाँ पर हम कहेंगे, देखो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है कैसी नहीं है, लास्ट बार बता रहा हूँ, फिर मत कहना चूक गए। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो ये दो चीजें भी मैं आपको बता रहा हूँ, जाते जाते याद रखना, ये सब पूछा जाता है ना। हाँ बहुत बढ़िया, डिस्मोर्फिया, बहुत बढ़िया, डी आंसर, ऑल आंसर आ रहा है। राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर बेटा डी इज द राइट आंसर। कौन सा है, 1 2 3 4 सबसे संबंधित कौन सा है, सबसे संबंधित है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। अब काम की बात कर लेते हैं, काम की बात क्या है विद्यार्थियों, काम की बात यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान आपसे पूछा जाए क्या नियामक प्रकृति का है, तो आंसर क्या देना है सर, नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों क्या मानकीकृत है, तो आपको आंसर देना है सर मानकीकृत नहीं है। क्या शिक्षा मनोविज्ञान आदर्शात्मक है, तो आपको आंसर देना है सर ये आदर्शात्मक भी नहीं है। क्या शिक्षा मनोविज्ञान असामाजिक है, तो आपको आंसर देना असामाजिक भी नहीं है। और क्या शिक्षा मनोविज्ञान नॉर्मेटिव है, तो हमको आंसर देना है सर नहीं है। लेकिन क्या शिक्षा मनोविज्ञान विधायक है, हम कहेंगे सर बिल्कुल है। क्या शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक है, हमने पढ़ा सर बिल्कुल है। क्या शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक है, तो हम कहेंगे सर बिल्कुल है। क्या शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त है, तो हम कहेंगे सर बिल्कुल है। क्या शिक्षा मनोविज्ञान अप्लाइड है, हम कहेंगे सर बिल्कुल है। तो ये याद रखना, ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में आपको लिखवा चुका हूं अंतिम बार, फिर मत कहना चूक गए, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या है। नो सर मेरी बात भी सुन दो। हाँ क्या हो गया रुचि शर्मा, बोलो बेटा। हाँ जी अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही कोड का चयन करना है। एक तरफ है सूची 1, दूसरी तरफ है सूची 2। लिखो भैया फटाफट से, आंसर क्या हो जाएगा। गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद, कृतिवाद, व्यवहारवाद, जॉन डीवी, टिचनर, कॉफका और वॉटसन। बताओ आंसर क्या है। 4 2 1 3 2 1 3 4, 4 3 2 1 या 3 2 1 4, बताओ आंसर क्या है। हमने अच्छे से पढ़ रखा है गेस्टाल्टवादी, कॉलर, कॉफका, वर्दीमर, ये लो भैया तीसरे में आ गया आपका पहला पहला। फिर विद्यार्थियों हमने पढ़ा संरचनावादी कौन थे, तो याद करो विद्यार्थियों संरचनावाद में शामिल थे जॉन, आपके कौन कौन, हमने पढ़ा था विद्यार्थियों याद करो, आपके विलियम जेम्स और विलियम वुंट और टिचनर, दोनों संरचनावाद में थे। करके सीखने पर बल किसने दिया था, करके सीखने पर जॉन डीवी ने दिया था, ये हो गए यहाँ पर। और व्यवहारवाद का जनक कौन है, ये तो हमको पता ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 3 2 1 4। 3 2 1 4 किसमें आ रहा है, अंतिम ऑप्शन में आ रहा है। आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। डन डन डन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, हमने पढ़ा सर डी इज द राइट आंसर। अब 2 3 और संप्रदाय पढ़ लो। अगर आपसे पूछा जाए प्रकार्यवादी कौन है, तो क्या बताओगे सर, प्रकार्यवादी याद रखेंगे ये माने जाते हैं विलियम जेम्स। कौन माने जाते हैं,
ये माने जाते हैं विलियम जेम्स, याद रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों कि बताइए संरचनावादी कौन माने जाते हैं, तो क्या बताओगे सर? संरचनावादी माने जाते हैं, याद रखोगे कौन? हमने पढ़ा सर विलियम वुंट, और इनके शिष्य थे जिनका नाम क्या था विद्यार्थियों? टिचनर। क्या नाम था विद्यार्थियों? टिचनर, याद रहेगा। फिर विद्यार्थियों अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए विद्यार्थियों संरचनावाद के बाद संज्ञानवादी, संज्ञानवादी या यूं कहें कि निर्मितवादी कौन माने जाते हैं, तो क्या बताओगे सर? निर्मितवादी 3 लोग माने जाते हैं, और निर्मितवादी याद रखना मस्तिष्क की तुलना कंप्यूटर से करते हैं। 3 लोग हैं जिसमें क्या क्या नाम है हमने पढ़ा सर? एक तो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे के अलावा जेरोम ब्रूनर हैं, और जेरोम ब्रूनर के अलावा तीसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है लेव वाइगोत्स्की। क्या नाम है? लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों की बताइए गेस्टाल्टवादी कौन है, तो क्या बताओगे सर? गेस्टाल्टवादियों की बात करें तो देखो वादी कौन कौन सी गेस्टाल्टवादी की बात करें तो इसमें आते हैं आपके कौन कौन? हमने पढ़ा सर कोहलर आते हैं, कोहलर के अलावा कॉफका आते हैं, कोहलर कॉफका के अलावा विद्यार्थियों वर्दीमर भी आते हैं, कोहलर कॉफका वर्दीमर, याद रहेगा। इसके अलावा विद्यार्थियों और लो आप तो आज है ना, आपसे पूछा जाए बताइए हार्मिक संप्रदाय से संबंधित कौन है, तो हार्मिक संप्रदाय से संबंधित एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है विलियम मैकडुगल। क्या नाम है विद्यार्थियों? विलियम मैकडुगल है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए हार्मिक के अलावा अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों जैसे अनुभववादी कौन है, तो अनुभववाद पर आधारित कौन है? ये व्यवहारवादी भी है, याद रखेंगे। अनुभववादी पर्टिकुलर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे सर? ये हैं आपके जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक अनुभववादी हैं। इसके अलावा भी और है बेटा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बोल भी देता हूँ, बोलो पढ़ा दो क्या? यस और नो? बहुत बढ़िया, कोहलर कॉफका, बिल्कुल भाई साहब है ये तीनों, है ना। इसके अलावा विद्यार्थियों देखो और भी संप्रदाय हैं, जैसे एक संप्रदाय का नाम है मानवतावादी संप्रदाय। कौन सा? हमने पढ़ा विद्यार्थियों मानवतावादी। मानवतावादी कौन माने जाते हैं? मानवतावादी माने जाते हैं, याद रखेंगे, अब्राहम मैस्लो। कौन विद्यार्थियों? अब्राहम मैस्लो। और इनके लिए एक सहयोगी भी थे जिनको हम कहते हैं आपके, याद रखेंगे, मुर्रे, है ना। ये दोनों ही क्या है? मानवतावादी हैं। इसके अलावा विद्यार्थी आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रकृतिवादी कौन है, तो क्या बताओगे सर? प्रकृतिवादी की अगर हम बात करें तो प्रकृतिवादी में आते हैं जैसे रूसो आ जाते हैं, जैसे श्रीमती मारिया मोंटेसरी आ जाती है, तो मारिया मोंटेसरी भी इसमें शामिल है, याद रखेंगे। तो ये रहे सारे संप्रदाय। अब एक दो बातें और सुन लो। अंतिम रूप से जो काम की बात है वो है विद्यार्थियों व्यवहारवादी कौन, तो व्यवहारवाद में तो बेटा लाइन बना के नाम लिख लेना, सबके सब व्यवहारवादी ही हैं ज्यादातर। और इनमें आपसे पूछा जाए व्यवहारवादियों में कौन कौन आते हैं, तो हमने पढ़ा सर व्यवहारवादी में आते हैं आपके थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के अलावा विद्यार्थी आते हैं आपके पावलोव, पावलोव के अलावा विद्यार्थी आते हैं आपके, याद रखेंगे, स्किनर, स्किनर के अलावा विद्यार्थी और कौन आते हैं? स्किनर के अलावा आपके, याद रखेंगे, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर हो गए। इसके अलावा विद्यार्थियों क्लार्क हल भी इसी में आते हैं। और व्यवहारवाद का जनक कौन विद्यार्थियों? व्यवहारवाद का जनक जेबी वॉटसन भी इसी में आता है। तो ये सारे वादी जितने भी थे मैंने पहले करके एक जगह पे लिख दिए हैं, इनको आप एक जगह पर लिख देना। बोलो क्लियर? यस और नो? हाँ जी, बहुत बढ़िया। कार्ल रोजर्स, बिल्कुल क्या बात है यशस्वी बेटा, ये भी आपका आंसर सही है, बिल्कुल। मानवतावादी हमने कहा सर, मानवतावाद में एक और नाम लिख देना, मानवतावादी कार्ल रोजर्स को भी माना जाता है, कार्ल रोजर्स है, ठीक है। यस और नो? बहुत बढ़िया। अब बाकी तो नव फ्राइडवाद में तो बहुत आ ही सकते हैं, नव फ्राइडवादी तो बहुत सारे हैं ही हैं, ठीक है। तो ये थी सारी काम की बातें जो मैंने एक पेज पर लिख दी है, लिख लेना, काम आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सर जी, ये मोंटेसरी लुगाई है या आदमी? अर्चना बेटा ये लुगाई है ना, लुगाई है जिनका नाम है श्रीमती मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पढ़ाने के लिए मोंटेसरी विधि दी थी, जिसको हम साक्षर विधि भी कहते हैं। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या बात है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो क्या कहता है, शिक्षण नीति 2000 के पीडीएफ क्या है? पीडीएफ नहीं है क्या? पीडीएफ डलवा दूंगा बेटा, है ना, बिल्कुल आज बोल दूंगा। अगर नहीं है तो मैं पहले चेक करूंगा, नहीं आई होगी तो डलवा दूंगा। अगला देखो क्या है, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति की प्रक्रिया अधिगम है। अधिगम की ये परिभाषा किसने दी है? क्रो एवं क्रो ने, किंग्सले एवं गैरी ने, हिलगार्ड ने या वुडवर्थ ने? बताओ किसने कहा विद्यार्थियों? जल्दी से बताओ किसने कहा? हमने पढ़ रखा है विद्यार्थियों अच्छे से कि क्रो एवं क्रो इतना गलत काम नहीं कर सकते हैं। क्रो एवं क्रो ने तो एक ही बात कही थी। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा था? हमने कहा सर क्रो एवं क्रो ने ही कहा था ज्ञान, आदतों एवं अभिवृत्तियों, नवीन ज्ञान, आदतों एवं अभिवृत्तियों के अर्जन की प्रक्रिया ही क्या है? हमने पढ़ा सर अधिगम है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो। जबकि वुडवर्थ ने कहा था, याद रखना विद्यार्थियों, वुडवर्थ ने कहा था
नवीन ज्ञान एवं विद्यार्थियों नवीन प्रतिक्रिया के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा विद्यार्थियों? वुडवर्थ ने। क्लियर? अब विद्यार्थियों एक और याद रखेंगे विद्यार्थियों, मॉर्गन एवं किंग ने क्या कहा था? मॉर्गन एवं किंग ने एक बात और कही थी कि व्यवहार में अभ्यास तथा अनुभव के परिणाम स्वरूप, किसके? अभ्यास तथा अनुभव के परिणाम स्वरूप यदि व्यवहार में कैसा परिवर्तन आए? इन्होंने कहा कि सर व्यवहार में होने वाला कौन सा परिवर्तन? व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो। कौन सा? व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो तो वो भी अधिगम है ना? ये बात किसने कही थी? हमने कहा सर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों की बात कही थी मॉर्गन एवं किंग ने। डन डना डन। ठीक है, आगे बढ़े। यस और नो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर जी खासा देना हूं पगू लागू। हाँ जी बेटा, बिल्कुल खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखो क्या है। अगला सवाल देखो। आहा क्या सवाल आया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। एक तरफ है थॉर्नडाइक, पावलोव, क्लार्क हल और कॉलर, दूसरी तरफ है अनुकूलित अनुक्रिया, पुनर्बलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। आंसर क्या होगा? 4 2 3 1, 2 4 3 1, 4 1 2 3 या 1 2 4 3। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? क्या बताओगे इसका? मॉर्गन एवं किंग। बहुत बढ़िया श्वेता बेटा, बहुत बढ़िया। यशस्वी मुदगल, बहुत बढ़िया। ऋचा चतुर्वेदी, बहुत बढ़िया बेटा, है ना? क्या बात है, बहुत अच्छा। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका? क्या बताओगे? बहुत बढ़िया। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सर नहीं बता रहे हैं तो यूट्यूब फ्रेंड आप बता दो प्लीज प्लीज प्लीज। रुचि शर्मा बेटा, मैं यहाँ पर पीछे लिखने में बिजी था, आप कमेंट करते रहो, मैं देख रहा हूँ आपके, ना? सर जी पहले मैं सतीश पुनिया जी को लुगाई समझती थी, लेकिन एक दिन देखा रील में तब पता चला वो आदमी है अर्चना प्रजापति जी, है ना? कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, है ना? हाँ, सतीश पुनिया जी भी आदमी ही है ना? अगला देखो क्या है। सी आंसर आया है। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था विद्यार्थियों याद करो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी किसने दी थी? आपके उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक ने। पावलोव ने कौन सी दी थी? पावलोव ने दी थी विद्यार्थियों याद रखेंगे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्लार्क हल ने दिया था विद्यार्थियों याद करो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, है ना? और अंतिम कोहलर ने कौन सा दिया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 किस में आ रहा है? सी में आ रहा है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अपना सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। हाँ, ए आंसर आ रहा है। ए नहीं बेटा, सी आंसर है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। डी नहीं होगा बेटा। आंसर क्या है देखो, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। आंसर है देखो, पहले ये 4 में आ रहा है ना, तो यहाँ से शुरू करो। देखो यहाँ पर आपको गलत नहीं पकड़ना है, क्या बताना है? 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 तो यही ना बेटा? ठीक है, आगे बढ़े। सर ये रुचि सिस्टर सिलेबस से रिलेटेड कुछ पूछ रही है, क्या पूछ रही है बेटा? बताओ। अगला देखो क्या है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? सुपर ईगो की अधिकता, ब्रह्म, आकांक्षा की कमी या इड? क्या है? व्यक्तित्व का बुरा प्रबंधन किसके द्वारा होता है? क्या बताओगे इसका आंसर? जल्दी से बताओ। व्यक्तित्व का बुरा प्रबंधन जो होता है वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बताओगे इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, क्या बताओगे इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या बात है, बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ हमने कहा सर देखिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो क्या बताओगे? आंसर आया विद्यार्थियों, व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है हमारा इड। याद रखेंगे व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जाता है। व्यक्तित्व को, जिसमें हमने पढ़ा है विद्यार्थियों इड, दूसरा है ईगो, तीसरा है विद्यार्थियों सुपर ईगो। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इसको हम कहते हैं इदम, फिर हम कहते हैं विद्यार्थियों अहम, फिर हम कहते हैं विद्यार्थियों परा अहम। इदम, अहम और परा अहम की अगर हम बात करें तो इनमें एक ही बात याद रखनी है कि इदम जो होता है वो राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी है जो हमारे साथ बुरा करवाता है। अहम जो है ये मानवीय प्रवृत्ति का आदमी है, और परा अहम जो है विद्यार्थियों ये देवत्व प्रवृत्ति का आदमी है। ये 3 प्रकार होते हैं, और ये राक्षसी प्रवृत्ति हमारी जन्मजात होती है। छोटा बच्चा पैदा होते ही राक्षसी होता है। तो हमने कहा सर ये जो होता है ये इड हमारे व्यक्तित्व का बुरा प्रबंधन करवाता है। बोलो क्लियर, यस और नो? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, बालक सृजनात्मकता की योग्यता रखता है यदि वो क्या करे? तो यदि वो जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, यदि वो अधिक नंबर प्राप्त करता है, आज्ञाकारी और गृह कार्य पूरा करता है, या कक्षा में अनुशासन भंग करता है। बताओ क्या हो जाएगा?
क्या बताओगे? हमने पढ़ा सर जिज्ञासा वश प्रश्न पूछता है, मतलब जानने की इच्छा रखता है। जानने की इच्छा रखने वाले कौन होते हैं? हमने कहा सर जानने की इच्छा रखने वाले बालक सृजनात्मक बालक होते हैं। तो सृजनात्मक बालकों के बारे में आप क्या क्या याद रखोगे कि क्रिएटिव चाइल्ड जो होते हैं इनके बारे में विद्यार्थी याद रख। पहली बात, इनमें कौन सा चिंतन पाया जाता है? अपसारी चिंतन पाया जाता है। इसके अलावा विद्यार्थी ये मौलिक चिंतन भी करते हैं। मौलिक चिंतन के अलावा विद्यार्थियों इनके चिंतन में क्या पाया जाता है? इनके चिंतन में लचीलापन पाया जाता है। लचीलेपन के अलावा विद्यार्थी याद रखेंगे इनके चिंतन में धारा प्रवाह पाया जाती है। धारा प्रवाह के अलावा विद्यार्थियों क्या याद रखोगे? इनके चिंतन में धारा प्रवाह और साथ में विस्तारीकरण भी पाया जाता है। विस्तारीकरण के अलावा विद्यार्थियों ये एक ही समस्या के कितने समाधान निकाल लेते हैं? ये एक ही समस्या के अनेक समाधान निकालने में बिलीव रखने वाले होते हैं। और इनका विद्यार्थियों याद रखना, इनका जो IQ होता है वो औसत से ज्यादा होता है। औसत से ज्यादा होता है, ये भी याद रखेंगे। लगभग 110 से 130 के बीच में, 120 से 130 के बीच में होता है, ये भी याद रखेंगे। कौन से? सृजनात्मक बालकों के बारे में। अगला देखो सवाल क्या कहता है। हाँ जी, कथन आया है पहला कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। क्या शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में मोटिवेशन आवश्यक है? कारण क्या है कि अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। क्या बात सही है? सिर्फ ए सही है, आर गलत, सिर्फ ए सही है, सिर्फ आर सही है, या ए और आर दोनों सही है? बताओ आंसर क्या हो जाएगा? क्या बताओगे इसका आंसर? हमने पढ़ा सर यहाँ पर हम कहेंगे कि देखो दोनों ही सही है। क्या है विद्यार्थियों? दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन है। अभिप्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, तो हमने कहा सर बिल्कुल सही बात है। और इसके बारे में तो सबसे बेस्ट परिभाषा किसने दी है? स्किनर ने दी है और कहा है कि मोटिवेशन इज द गोल्डन पाथ टू लर्निंग। मोटिवेशन एक गोल्डन पाथ है, यानी क्या होता है गोल्डन पाथ का मतलब अभिप्रेरणा जो है ये अधिगम का स्वर्णिम पथ। कौन सा पथ विद्यार्थियों? अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्णिम पथ कहो या विद्यार्थियों याद रखना स्वर्णिम पथ, या हम इसी को कह सकते हैं अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्णिम पथ, या हमने पढ़ा सर सर्वोच्च राजमार्ग है। ये शानदार परिभाषा किसने दी थी? सर्वोच्च राजमार्ग है वाली हमने पढ़ा विद्यार्थियों। ये परिभाषा देने का श्रेय जाता है BF स्किनर को। डंडनाडन। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या कहता है। इनमें से कौन सा कार्य बाहरी प्रेरक का है? कविताओं का पाठ करना, गणित के प्रश्न हल करना, दौड़ में भाग लेना, चित्र बनाना। सिर्फ एक, सिर्फ दो और तीन, और या फिर सिर्फ तीन और एक और तीन। बाहरी अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होती है? जल्दी से बताओ, एक्सटर्नल मोटिवेशन को कौन सा दर्शाता है? क्या बताओगे? हमने पढ़ा सर यहाँ पर देखो, बहुत बढ़िया। देखते हैं कितनों का आंसर आता है। अभिप्रेरणा विद्यार्थियों याद रखना, अभिप्रेरणा जो होती है जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। ये मोटिवेशन दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है विद्यार्थियों इंटरनल, जिसको हम कहते हैं आंतरिक, और एक होती है विद्यार्थी जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल, यानी कि जिसको हम कहते हैं बाहरी। याद रखेंगे, हिंदी नाम भी याद रखना है। एक तो है आंतरिक, दूसरी है बाहरी। आंतरिक और बाहरी जो है विद्यार्थियों, इन्हीं के दो नाम और है। आंतरिक अभिप्रेरणा को ही विद्यार्थियों याद रखना सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, जबकि विद्यार्थियों बाहरी अभिप्रेरणा को नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। और इनमें से अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो हम ये कहेंगे कि सर बाहरी प्रेरक इनमें से कौन सा है, एक्सटर्नल मोटिव कौन सा है? तो आंसर आएगा ओनली सी। ये दौड़ में भाग लेना जो है, दौड़ में भाग लेना मतलब दौड़ में दूसरे लोग भी दौड़ेंगे, अकेले तो नहीं दौड़ोगे, उनसे आगे निकलना है, पहले आना है, फर्स्ट रैंक में आना है। तो ये दौड़ में भाग लेना मतलब व्यक्ति क्या करना चाहता है? फर्स्ट आना चाहता है, इसलिए दौड़ रहा है ना, तो पुरस्कार मिलेगा उसको। तो ये बाहरी अभिप्रेरक है। चित्र बनाने में आपकी रुचि होती है, गणित के प्रश्न हल अगर कोई कर रहा है, ऐसे किसी का मन नहीं होता लेकिन फिर वो कर रहा है मतलब उसकी रुचि है। कविता पाठ कर रहा है मतलब उसकी रुचि है, तो ये उसकी सकारात्मक यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा पर आधारित है। लेकिन दौड़ में भाग लेना नकारात्मक पर आधारित है, जो पुरस्कार प्रशंसा दंड के लिए होती है। अगला देखो क्या है। अगले सवाल से पहले प्यारे बच्चों यही कहना चाहूंगा, यदि आप तैयारी कर रहे हो शिक्षक ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो आपके लिए लक्ष्य परिवार लेकर आया है ये शानदार हिंदी के 10 मॉडल पेपर की शानदार किताब, जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है मात्र 220 रुपए के नाम शुल्क में, आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीक बुक स्टोर पर। तो जल्दी जाएं और इस शानदार किताब को आज ही अपने ऑर्डर करें, घर बैठे आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ, फिर मत कहना चूक गए। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। अगला सवाल देखो क्या कहता है विद्यार्थियों। अगला सवाल है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है किसमें? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, या फिर शिक्षण अधिगम की क्रियाओं की योजना बनाने में, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। बताओ, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को किसमें मदद करता है? हमने पढ़ा सर व्यक्तिगत विभिन्नता का जो ज्ञान है ये टीचर को हेल्प किसमें करता है? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा आंसर, क्या बताओगे? कब तक क्लास चलेगी?
अरे बेटा, पहले तो अगर आप हार मान चुके हो तो क्लास अभी खत्म कर देते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अगर आप नहीं चाहते क्लास में पढ़ना तो कोई बात नहीं, आप फोन बंद कर लें, क्लास तो चलती रहेगी, है ना। जिसको हार माननी है और जिसको पढ़ाई नहीं करनी, वो अपना फोन रखे साइड में और या फिर इंस्टाग्राम स्नैपचैट खोल ले। जो आपको करना है करें, अपने आप से ये बोल दे कि मेरे से पढ़ाई होती नहीं, मैं फेल हो सकता हूँ, है ना। तो जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कोई चिंता नहीं, है ना। बहुत बढ़िया। कब शुरू हुई क्लास? अभी 6 बजे हुई है बेटा। आंसर क्या है इसका? हमने कहा सर शिक्षण अधिगम की क्रियाओं की योजना बनाने में व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना जरूरी है, और इसी व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जिसने पहली बार बताया था उसका नाम क्या है? उसका नाम विद्यार्थी याद रखेंगे फ्रांसिस गाल्टन। और फ्रांसिस गाल्टन ने इसके बारे में कब बताया था? 1869 में अपनी एक किताब थी जिसका नाम क्या है? उस किताब का नाम है हेरिडिटरी। क्या नाम है विद्यार्थियों? हेरिडिटरी जीनस। हेरिडिटरी जीनस जो है विद्यार्थी, किताब किसने लिखी थी? हमने कहा सर फ्रांसिस गाल्टन ने। और किसके बारे में बताया? व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बताया। बोलो क्लियर? यस और नो? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखें क्या कहता है। सर साइको में भूल जाता हूं बार बार। कोई बात नहीं बेटा, सवाल जवाब करते रहें, आंसर देते रहें, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। सर पढ़ाओ आप, रोहानी कोटा, थैंक यू सो मच। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के वर्ग में आता है? प्रतिभाशाली, शारीरिक रूप से अक्षम, मानसिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से अक्षम, 1 और 2, 3 और 4, 2 और 3 या उपरोक्त सभी। आज ही ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है, जिसको याद है कमेंट करके बताओ फटाफट से कौन कौन आते हैं। आज ही बताया था विशिष्ट वर्ग के बालक जो होते हैं वो सब के सब इसमें आते हैं, चाहे वो प्रतिभावान हो, चाहे वो मानसिक रूप से पिछड़ा हो, शारीरिक रूप से अक्षम हो, सामाजिक रूप से असक्षम हो, सब के सब हमने कहा क्या होते हैं? सब के सब विद्यार्थी याद रखना विशेष आवश्यकता वाले बालकों में आते हैं। अगला देखो क्या है। एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाओगे? किस नियम को नहीं अपनाओगे? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रलोभन का नियम। इनमें से कौन सा एक नियम नहीं अपनाओगे? हमने कहा सर बाकी सारी बात करें तो ये सारे नियम किसने दिए थे विद्यार्थियों? थॉर्नडाइक ने दिए थे। और थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे उसमें याद रखना अभ्यास का जो नियम है, इसी अभ्यास के नियम को हम उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। तत्परता के नियम को ही याद रखना विद्यार्थियों हम रुचि एवं अरुचि का नियम भी कहते हैं। रुचि अरुचि का नियम भी कहते हैं। आंशिक क्रिया का नियम जो कि द्वितीयक नियम है, ये विद्यार्थियों एक सूत्र पर आधारित है जिसको हम कहते हैं अंश से पूर्ण की ओर का सिद्धांत। इसके अलावा इन्होंने एक और सिद्धांत भी दिया था जिसको हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? जिसको हम कहते हैं प्रभाव का नियम। किसका विद्यार्थियों? और प्रभाव का जो नियम है उसी को हम और क्या कहते हैं? प्रभाव के नियम को ही विद्यार्थी याद रखेंगे हम क्या कहते हैं? संतुष्टि असंतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, जिसको हम संतोष भी कह सकते हैं। संतोष व असंतोष का नियम भी दिया था। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर? अब यहाँ पर राइट आंसर क्या नहीं होगा? हम कभी भी प्रलोभन के नियम को नहीं अपनाएंगे। लालच बुरी बला है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है विद्यार्थियों। आपका अगला सवाल, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वो कौन सी है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शेषावस्था, प्रौढ़ावस्था। कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अपनी सोशल एक्सेप्टेंस चाहता है? वो चाहता है कि लोग मुझे देखे, मुझे समझे, और इसी दौरान बच्चा विशिष्टता की खोज करता है, तनाव दबाव तूफान में डूबा रहता है। बताओ वो कौन सा है? क्या बताओगे? हमने पढ़ा सर जिसमें व्यक्ति, बिल्कुल अभिलाषा आपका आंसर सही है, सुनीता गुर्जर, सोनू दलोड़, लगन बहुत बढ़िया, पूनम बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या बात है, शिवा मीना बहुत बढ़िया, प्रीति शर्मा बहुत बढ़िया। हाँ जी, आंसर आ चुका है, जितेंद्र अटल लाइफ बहुत बढ़िया। सर सब्जेक्ट की क्लास साइंस की, साइंस की मुझे नहीं पता बेटा कब होती है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझसे आप मेरे सब्जेक्ट के बारे में पूछो, मैं सारे जवाब दूंगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा विद्यार्थियों किशोरावस्था जो है ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति क्या चाहता है? व्यक्ति अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। वो चाहता है कि समाज उसको स्वीकार करे, और अगर स्वीकृति नहीं मिली तो याद रखना किशोरावस्था में ही विशिष्टता धारण करने लगता है। विशिष्टता है ना, याद रखेंगे, स्पेशलाइजेशन, दिखाने में, दिखने में विशिष्टता धारण करने लगता है। यही वो अवस्था है जिस पर व्यक्ति संवेगात्मक रूप से कैसा हो जाता है? संवेगात्मकता जो होती है विद्यार्थी, इमोशनल अस्थिर हो जाता है, भावनाएं आत्महीन हो जाती है, अस्थिरता उसके व्यवहार में आने लगती है, इमोशनल। लेकिन यही वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति
अंतिम रूप से जो होता है 18 साल आते आते क्या करने लगता है, संवेगात्मक रूप से परिपक्व होने लगता है। और याद रखेंगे विद्यार्थियों, इसी उम्र में हमने पढ़ा नायक पूजा की भावना पैदा होती है, नायक पूजा या वीर पूजा की भावना पैदा होती है। इसी अवस्था में विद्यार्थियों याद रखेंगे, इसी अवस्था में व्यक्ति को क्या बात है, बहुत बढ़िया, इसी अवस्था में जो है व्यक्ति को क्या होने लगता है, हमने पढ़ा सर इसी अवस्था में व्यक्ति को ओ हो क्या होता है विद्यार्थियों, तनाव होने लगता है, दबाव होने लगता है, तनाव दबाव के अलावा द्वंद्व पैदा हो जाता है और विद्यार्थियों व्यक्ति चक्कर में पड़ जाता है क्योंकि उसके विपरीत लिंग में आकर्षण होने लग जाता है। तो हाँ जी, तो बेटा 1 मिनट लेना चाहूंगा मैं, है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इनमें से देख लें आप। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ ठीक होगा, है ना बेटा। आगे बढ़े, क्या बात है। अब काम की बात क्या है, किशोरावस्था को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एडोलसेंट पीरियड। और याद रखेंगे एडोलसेंट पीरियड जो होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं विद्यार्थियों, किशोरावस्था। इसी किशोरावस्था के ऊपर किताब लिखी थी और किताब लिखकर इसके बारे में डिटेल में जिसने बताई थी, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम है स्टैनली हॉल। क्या नाम है विद्यार्थियों, स्टैनली हॉल नाम है। और स्टैनली हॉल को ही हम किशोरावस्था का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किशोरावस्था का जनक भी कहते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर। अगला बढ़े, बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल, बहुत बढ़िया। अगला है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अंतर्मुखी मतलब स्वयं अपने आप में रहना, प्रक्षेपण मतलब अपनी गलती दूसरों पर डालना, युक्तिकरण का मतलब अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, प्रतिगमन यानी पुरानी आदतों में लौटना। बताओ इसका कौन सा एक आंसर यहाँ पर सही नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अंतर्मुखता, प्रक्षेपण, युक्तिकरण या फिर विद्यार्थियों प्रतिगमन। बताओ क्या है। हमने पढ़ रखा है विद्यार्थियों, प्रतिगमन मतलब पुरानी आदतों में लौटना, बिल्कुल सही है। प्रक्षेपण अपना दोष दूसरों पर डालना, सही है। अंतर्मुखी अपने आप में रहना, लेकिन युक्तिकरण वाला जो ये है ये गलत है। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सर युक्तिकरण जो होता है, इस युक्तिकरण का अर्थ क्या है। युक्तिकरण, तार्कीकरण, रैशनलाइजेशन जो होता है विद्यार्थियों, इसको याद रखना हम तर्क संगतिकरण भी कहते हैं। और इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों क्या, इसका अर्थ होता है जब व्यक्ति क्या करे, 1 मिनट रुकना, क्या करता है, ऐसे नहीं चलता है ना। इसका मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, तार्कीकरण का मतलब व्यक्ति अपना दोष जो होता है, अपनी गलती का दोष, अपनी असफलता का दोष जो होता है वो दूसरों पर डालने लगता है। और दूसरों पर डालने के साथ साथ न केवल दूसरों पर डालता है, बल्कि दूसरों पर डालने के साथ विद्यार्थियों याद रखना काम की बात यह है, स्वयं को सही सिद्ध करने की कोशिश भी करता है। क्या करता है, स्वयं को सही सिद्ध करना चाहता है, ये कहलाता है उसका तार्किकरण। जबकि विद्यार्थियों एक युक्ति आती है जिसका नाम क्या है, एक युक्ति आती है विद्यार्थियों जिस पर हम कहेंगे उसका नाम है विस्थापन। क्या नाम है विद्यार्थियों, विस्थापन। विस्थापन का नाम हम अगर पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, जब व्यक्ति अपना गुस्सा, अपना जो गुस्सा होता है वो अपना गुस्सा दूसरों पर उतारने लगता है। अपना गुस्सा किस पर, हमने पढ़ा सर दूसरों पर उतारने लगता है। तो हमने पढ़ा सर दूसरों पर उतारना अपना गुस्सा, ये विस्थापन कहलाता है। क्या बात है, क्लियर है। या सुनो, अंगूर खट्टे हैं नींबू मीठे हैं ये कह सकते हो। लोमड़ी ने कहा था बेटा याद करो कि अंगूर खट्टे हैं, ये किस में आता है, युक्तिकरण में आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। रुचि शर्मा, ओके, मैं नहीं पूछूंगी, मैंने सोचा मेरा यूट्यूब फ्रेंड अच्छे होंगे वो बता देंगे। रुचि बेटा जिंदगी में देखो किस किस को टोकें, किस किस को रोएं, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोएं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या कहता है। अगला देखो क्या है विद्यार्थियों, टीएटी परीक्षण के कार्डों की संख्या कितनी होती है, 10, 20, 30, 40। देखो अभी क्लास मैराथन की चल रही है। अब आप मुझसे पर्सनल सवाल पूछोगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मेरा ध्यान पढ़ाने में है। मैं कई बार ये भी कह चुका हूं कि आप अपने पर्सनल सवाल जो होते हैं, सर मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सर मैं ये करूं कि नहीं करूं, वो आप वीडियो खत्म होने के बाद किया करो, मैं आपको जवाब दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा। तो आपके मन में कोई बहुत बड़ा उबाल आ रहा है तो थोड़ा ढबे, अभी इस क्लास से संबंधित सवाल मुझको आप पूछो, क्योंकि अभी यहाँ पर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं ना। तो मैं आपसे यही कहूंगा बेटा कि देखो क्लास खत्म होने के बाद आपके व्यक्तिगत सवाल पूछना, अभी क्लास से संबंधित सवाल पूछो, ठीक है। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा सर आंसर क्या हो जाएगा, टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है। देखो टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है, 20। याद रखना इसमें कुल कार्ड अगर हम पूछें, कुल कार्ड कितने होते हैं, तो हमने पढ़ा कुल कार्ड होते हैं 31। लेकिन 31 में से विद्यार्थियों हमने पढ़ा चित्रित कार्ड कितने होते हैं, तो हमने पढ़ा चित्रित कार्ड तो होते हैं 30। और सादा कार्ड कितने होते हैं विद्यार्थियों, सादा कार्ड होते हैं 10। इन 30 को पुनः 3 भागों में बांट दिया गया है, 10 + 10 + 10। 10 कार्ड पुरुष के लिए,
10 कार्ड महिला के लिए और 10 कार्ड विद्यार्थियों दोनों के लिए। अब काम की बात क्या है कि कुल कार्ड हमको पूछे लेकिन 31 ऑप्शन में नहीं है, तो हमको आंसर क्या मानना है? 30 मानना है। लेकिन जिस व्यक्ति पर प्रयोग होगा उस पर न्यूनतम कार्डों का जो उपयोग होगा, न्यूनतम कार्ड जो उपयोग में लिए जाएंगे वो है 20। समझ में आ रहा है? अगर एक बार में हम किसी पर परीक्षण करेंगे तो सबके सब कार्ड उपयोग में नहीं लेंगे, उसके वर्ग के अनुसार लेंगे, 20 कार्डों का ही उपयोग लिया जाएगा। और ये टीएटी परीक्षण दिया किसने था? हमने पढ़ रखा है, मुर्रे ने दिया था 1935 में, संशोधन किया था इनकी फ्रेंड मॉर्गन ने 1938 में किया था। यहाँ तक हुई कहानी खत्म। और इसका भारतीय अनुकूलन किसने किया था? हमने पढ़ रखा है विद्यार्थियों, उमा चौधरी ने। अगला देखो क्या है विद्यार्थियों सवाल आपका। अगला सवाल है कि बुद्धि के समूह कारक का जो सिद्धांत है, समूह कारक के तत्व का, ये सिद्धांत के प्रणेता कौन है? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन या थॉमसन? बताओ। समूह कारक का सिद्धांत, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? क्या बताओगे विद्यार्थियों? हमने पढ़ा, देखो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है। अब यहाँ पर सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, फिर जवाब देना है ना। देखो थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पर ये हुई है कि मल्टीपल फैक्टर थ्योरी तो पूछा है, ये तो होता है बहुकारक का सिद्धांत, तो इसको काट लेना। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी नहीं पूछा है हमसे, समूह कारक का पूछा है। समूह कारक का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। और ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? एच.एल. थर्स्टन ने दी थी। कौन सी? हमने पढ़ा सर एच.एल. थर्स्टन ने। जबकि विद्यार्थी याद रखना, बहुतत्व का या बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया था? बहुतत्व या बहुकारक का सिद्धांत दिया था विद्यार्थियों आपके थॉर्नडाइक ने। समूह कारक का हो या समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? समूह कारक समूह तत्व का सिद्धांत दिया था आपके थर्स्टन ने। स्पीयरमैन ने दिया था विद्यार्थी याद रखेंगे द्विकारक या त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया था? द्विकारक या त्रिकारक का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। और बात करें थॉमसन ने कौन सा दिया था, तो याद करो विद्यार्थियों, थॉमसन ने जो दिया था ये था प्रतिदर्श या न्यायदर्श का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। प्रतिदर्श या न्यायदर्श का सिद्धांत हम इसको कहते हैं। बोलो क्लियर? अब मैं विद्यार्थी यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से एक बार थम्स अप का इमोजी भेजो अगर आप चाहते हो कि अब गाड़ी 5वें गियर में दौड़ना शुरू करे। तो आओ मिलकर के विद्यार्थियों थोड़ा फास्ट चलते हैं, क्योंकि पढ़ तो आप सब कुछ पहले से चुके हो, रिवीजन आपका हो चुका, तो आओ अब थोड़ा फास्ट चलते हैं।